हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सभी। आपका स्वागत है यूपीएससी डायमंड क्लासेस में। आज का जो टॉपिक है वो है एनसीईआरटी क्लास 7 हिस्ट्री बुक आवर पास्ट। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है यूपीएससी प्रीलिम्स और मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से। इसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस प्रीलिम्स में पूछे गए हैं। टॉपर्स हमें रिकमेंड करते हैं एनसीईआरटी बुक को कवर करने के लिए, ताकि हमारा बेसिक स्ट्रॉन्ग हो सके। जब जब हम एनसीईआरटी बुक को कम्प्लीटली एक बार दो बार अच्छे से ध्यान से पढ़ लेते हैं, तब जाके हम कोई भी स्टैंडर्ड बुक को अच्छे से पढ़ पाते हैं, समझ पाते हैं और उसे लर्न कर पाते हैं। आपको कोई भी हेल्प चाहिए यूपीएससी से रिलेटेड तो आप हमसे जुड़ सकते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए नंबरों से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज का सेशन, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से। मीन्स आज का चैप्टर है इंट्रोडक्शन ट्रेसिंग चेंजेस थ्रू आ थाउजेंड्स ईयर। इसमें हम कुछ पार्ट्स को स्किप करेंगे जो यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट नहीं है। ये क्लास 7 की एनसीईआरटी बुक का हिस्ट्री वाला पार्ट है। यहाँ पे इस पूरे बुक में हमें हिस्ट्री के बारे में पता चलेगा कि इस हिस्ट्री हजारों सालों से कैसे बदलाव आया है हमारे इतिहास में। तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे आपको एक मैप दिख रही है। ये मैप बहुत पुराना है। मैप 1, अ सेक्शन ऑफ वर्ल्ड मैप ड्रॉन बाय द जियोग्राफर अल अदरीज इन द 12th सेंचुरी शोइंग द इंडियन सबकॉन्टिनेंट फ्रॉम लैंड टू सी। ये आपको जो सिंपल सा मैप दिख रहा है वो 12th सेंचुरी में अल अदरीज नामक जियोग्राफर ने बनाई थी, जो इंडिया के सी और लैंड को दर्शाता है। ये बहुत पुराना मैप था। और फिर मैप नंबर 2 यहाँ पर है। यह है मैप नंबर 2, जो कि ऑलमोस्ट 600 सालों बाद बनाया गया। टेक अ लुक एट मैप 1 एंड 2। मैप 1 वॉज मेड इन 1154 और मैप 2 1720 में फ्रेंच कार्टोग्राफर द्वारा बनाया गया है। इसलिए दोनों मैप में इतनी डिफरेंसेस आई हैं। कार्टोग्राफर मतलब अ पर्सन हु मेक मैप। ये जो सेकेंड मैप है ये बनाया गया एटलस नोविया ऑफ ग्यूलोमी डी आइल्स। सॉरी फॉर प्रोनाउंसिएशन, बट एज अ इंग्लिश नेम डिफरेंसेस होते हैं प्रोनाउंसिएशन में। आपको उतनी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ये दोनों मैप में ही इंडिया को दर्शाया गया है। देयर आर सम वेल नोन नेम लाइक कन्नौज इन उत्तर प्रदेश। ये सारे मैप हैं। जो मैप 2 है वो 600 ईयर बाद बना है मैप 1 के, इसलिए इतना डिफरेंसेस है दोनों मैप में। अर्ली important is the fact that the science of cartography different in the two period. When historian read document map texts from the past, they have to be sensitive to the different historical background, the context in which information about the past was produced. जब भी हिस्टोरियन हिस्ट्री की पढ़ाई करते थे, इतिहास को जानने की कोशिश करते थे, वो बहुत सेंसिटिवली सब चीज़ों को देखते थे। न्यू एंड ओल्ड टर्मिनोलॉजी, जो टर्मिनोलॉजी डिफरेंसेस थे। इफ़ द टैक्सेस इफ़ द कंटेक्स्ट इन विच इंफॉर्मेशन इज प्रोड्यूस चेंजेस विद टाइम अबाउट व्हाट अबाउट लैंग्वेज एंड मीनिंग। जो टाइम चेंजेस हुए 17, 16 ये सब सेंचुरीज़, फिर उनमें लैंग्वेज में भी परिवर्तन आए। हिस्टोरिकल रिकॉर्ड एग्जिस्ट इन अ वैरायटी ऑफ लैंग्वेजेस। जो मिडिवल पर्सियन अलग डिफरेंसेस लैंग्वेज, मॉडर्न पर्सियन अलग डिफरेंसेस। वो सिर्फ डिफरेंट इज़ नॉट जस्ट विथ रिगार्ड टू ग्रामर एंड वोकेबलरी, द मीनिंग ऑफ ऑल्सो चेंज। सिर्फ शब्दों की हेर फेर नहीं थी, उसके मतलब भी बदले हुए रहते थे। फॉर एग्ज़ाम्पल हिंदुस्तान पहले यूज़ किया जाता था एज अ जोग्राफिकल पर्पस। आज हिंदुस्तान मीन्स हिंदू एज अ रिलीजियस देखा जाता है। तो शब्द एक ऑलमोस्ट एक है, बट मीनिंग डिफरेंसेस है। इंडिया, हिंदुस्तान इंडिया नेशनल स्टेट, बट नाउ आर डे हिंदुस्तान मीन्स अ रिलीजन। पहले इतिहास में
पंजाब, हिंदुस्तान मीन्स पंजाब हरियाणा के बीच का लैंड, जो गंगा और यमुना के बीच का लैंड को बोला जाता था हिंदुस्तान। दिल्ली सल्तनत उस समय इम्पोर्टेंट थे। इतिहास, पुराने समय में साउथ इंडिया को काउंट नहीं किया जाता था और अभी के समय में साउथ इंडिया को काउंट किया जाता है। आप चाहे इसे पॉज करके पढ़ लें, इसमें से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, सिर्फ शब्दों के हेर फेर के बारे में बताया गया है। पहले अभी फॉरेनर मीन्स जो इंडियन नहीं है उन्हें फॉरेनर कहते हैं। पहले इतिहास में फॉरेनर उन्हें कहते थे जो स्ट्रेंजर थे, अजनबी थे, एक गांव से दूसरे गांव में आ जाना। और फॉरेनर उन्हें भी नहीं कहते थे रिलीजियस कास्ट के, अगर डिफरेंस है बट वो एक ही एरिया के फार्मर है तो वो अजनबी नहीं होते थे, वो फॉरेनर नहीं होते थे। हिस्टोरियन एंड देयर सोर्सेस, बहुत सारे हिस्टोरियन के डिफरेंट टाइप ऑफ सोर्सेस रहे हैं। फॉर एग्जांपल यू रीड अबाउट रूलर ऑफ गुप्ता डायनेस्टी, हर्षवर्धना डायनेस्टी, 700 to 1750 तक। डिफरेंट सोर्सेस क्या है? कॉइन्स, इंस्क्रिप्शन, आर्किटेक्चर, टेक्सचुअल रिकॉर्ड फॉर इंफॉर्मेशन। हिस्टोरियन इन सभी चीज़ों का यूज़ करके हिस्ट्री का पता लगाते थे कि उस समय के इतिहास में कैसी कंडीशन थी, सोशली, इकोनॉमिकली, रिलीजियसली, और रूलर कैसे थे। इसमें प्रॉब्लम सिर्फ थोड़ी सी होती थी, जो कॉइन्स, इंस्क्रिप्शन, आर्किटेक्चर, टेक्सचुअल रिकॉर्ड रहते थे, इनमें मेनली किंग के बारे में बताया जाता था। तो इसमें लैक ऑफ सोसाइटी की नॉलेज कम मिल जाती थी, रिलीजियस के अकॉर्डिंग कम मिलती थी। अ नंबर ऑफ वैरायटी एंड टेक्सचुअल रिकॉर्ड इंक्रीज ड्रामेटिकली ड्यूरिंग दिस पीरियड, बढ़ते चले गए। वैल्यू ऑफ पेपर, पहले पेपर कम होते थे तो कमी की वजह से जो बहुत सारे पेपर को वॉश करके उस पर फिर से मैन्युस्क्रिप्ट लिखी जाती थी, और अभी के समय में मार्केट जाके हम पेपर को ख़रीद लेते हैं। ये भी डिफरेंसेस देखे गए हैं। इसमें से मीनिंग आप समझ सकते हैं, जैसे आर्काइव की मीनिंग होती है प्लेस जहाँ पे डॉक्यूमेंट और मैन्युस्क्रिप्ट को स्टोर किया जाता है। फॉर एग्जांपल नेशनल एंड स्टेट गवर्नमेंट हैव आर्काइव वेयर दे केप ऑल देयर ओल्ड ऑफिशियल रिकॉर्ड एंड ट्रांजैक्शन। अभी जो नेशनल और स्टेट गवर्नमेंट की आर्काइव है वहाँ पे ऑफिशियल रिकॉर्ड और ट्रांजैक्शन को रखा जाता है। मिनिएचर, मिनिएचर एक मिनी स्क्रिप्ट होती है, स्मॉल स्क्रिप्ट, साइज उसकी छोटी होती है, उसे मिनिएचर कहते हैं। यहाँ पे दो टाइप ऑफ लैंग्वेज बताई गई है, टेक्सेस बताए गए हैं कि पहले के मैन्युस्क्रिप्ट अभी के मैन्युस्क्रिप्ट में कितनी डिफरेंसेस हैं। न्यू सोशल एंड पॉलिटिकल ग्रुप, कैसे कैसे नए और सोशल पॉलिटिकल ग्रुप आते चले गए। 1700 से 1750 तक में बहुत ह्यूज चैलेंजेस आए हिस्टोरियन को, क्योंकि बहुत ही लार्ज वैरायटी में स्केल में डेवलपमेंट हुए। इस वजह से बहुत सारे स्क्रिप्ट में डिफरेंसेस देखने मिलते हैं। न्यू फूड बिवरेजेस आए, ये सब टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट को दर्शाते हैं। बहुत सारे इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, सोशल, कल्चरल चेंजेस आए। दिस वॉज ऑल्सो अ पीरियड ऑफ ग्रेट मोबिलिटी। इन 700 से लेकर के 1700 के बाद की पीरियड में लोगों की मोबिलिटी देखी गई है। न्यू अपॉर्चुनिटी के लिए लोग ट्रेवल करते थे। उस समय के पीरियड में राजपुत्र और राजपूत ये बहुत फेमस थे। 14th सेंचुरी के आसपास क्षत्रिय कास्ट को दर्शाते थे। ये नीचे पर्शियन व्हील है, बहुत सारे डेवलपमेंट हुए, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। फिर जाति, धीरे धीरे जाति बनी। As society become more differentiate, people were grouped in जातिज and subcaste and ranked on the basis of their background and their occupation के हिसाब से जातियाँ बनी, सबकास्ट बने। उस समय जातियाँ जो थी ऑक्यूपेशन के हिसाब से थी। आज की जो जाति है, जो सब कास्ट है, वो एज अ कास्ट निर्धारित कर दिया गया है। अभी ऑक्यूपेशन के हिसाब से जाति और कास्ट को नहीं बनाया जाता है। जिस जन्म में जिस कास्ट में जिसका जन्म हुआ है वही उसकी जाति हो जाती है, जबकि पहले के ऑक्यूपेशन के हिसाब से जाति सब कास्ट निर्धारित किए जाते थे। जातिज फ्रेम देयर ओन रूल एंड रेगुलेशन, जातियों के अपनी खुद की रूल और रेगुलेशन होते थे। फिर उनके पंचायत होते थे, असेंबलीज बनते थे।
ये सब। हाँ, फिर रीजन एंड एम्पायर, लार्ज लेवल लार्ज स्टेट लाइक चोला, मुगल, इन सब को एम्पायर कहते हैं। संस्कृत प्रशस्ति में दिल्ली सुल्तनत गयासुद्दीन बलबन के बारे में बताया गया है कि इनका एम्पायर बहुत बड़ा था। गजनी इन अफ़गानिस्तान वेस्ट इंक्लूड ऑल ऑफ साउथ इंडिया, इसमें बताया गया कि लार्ज लेवल पे इनके रूल को देखा गया। इन दोनों लीडर के सामने, किंग के सामने, इंडियन किंग जो गौड़, आंध्र, केरला, कर्नाटका के बड़े बड़े किंग थे, उन्हें भी हार का सामना करना पड़ा। उनकी आर्मी हार गई। यहाँ पे बहुत सारे किंग के नाम दिए हुए हैं। लैंग्वेज एंड रीजन के हिसाब से लैंग्वेज भी बहुत सारे थे। फॉर एग्ज़ाम्पल कश्मीर के कश्मीरी लैंग्वेज, सिंधी, लाहौरी, गुजरी गुजरात की लैंग्वेज थी। इस तरह से डिफरेंट लैंग्वेज थे। संस्कृत कोई लैंग्वेज पर्टिकुलर रीजन की लैंग्वेज नहीं थी। संस्कृत ओल्ड लैंग्वेज है जो सिर्फ पृष्ठ बोलते थे, पंडित ब्राह्मण्स बोलते थे, इसलिए उनकी रिस्पेक्ट होती थी कि संस्कृत सिर्फ ब्राह्मण पढ़ पाते थे। व्हेन द मुगल एम्पायर डिक्लाइन, जब मुगल एम्पायर डिक्लाइन हुए तो बहुत सारे रीजनल स्टेट रीमर्ज हुए। उन्होंने अपने आप को एज अ किंग स्थापित किया अपने स्टेट में, बट पैन रीजन पे कोई किंग इतने बड़े लेवल पे नहीं थी। बाद में अंग्रेज़ों की शासन आती है। ओल्ड एंड न्यू रिलीजन में भी वैसे ही परिवर्तन आए। पहले के ट्रेडिशनल रिलीजन में अभी के रिलीजन में बहुत अंतर है। पैट्रॉन मीन्स एन इन्फ्लुएंशियल वेल्दी इंडिविजुअल्स हु सपोर्ट अनदर पर्सन, एन आर्टिस्ट, अ क्राफ्ट पर्सन, अ लर्न मैन और अ नोबेल। पार्टिजन मतलब जो सपोर्ट करते हो अनदर पर्सन को, जो आर्टिस्ट है, क्राफ्ट पर्सन है। आप इसे पॉज करके पढ़ सकते हैं। इसमें मुस्लिम हिंदू धर्म के बारे में बताया हुआ है कि मुस्लिम में 2 तरह के लोग थे, शिया, सुन्नी। थिंकिंग अबाउट टाइम, हिस्टोरिकल पीरियड, हिस्ट्री सिर्फ टाइम को ही नहीं देखती है, सिर्फ क्लॉक और कैलेंडर को ही नहीं देखती है। हिस्ट्री सोशल इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन को भी देखती है कि कितना परिवर्तन उसमें आए हैं, कितने चेंजेस आए हैं। 19th सेंचुरी में मिडिल ऑफ 19th सेंचुरी ब्रिटिश हिस्टोरियन डिवाइड किए अपने अकॉर्डिंग, हिंदू, मुस्लिम, ब्रिटिश एज अ रिलीजन के हिसाब से पीरियड को डिवाइड किए। जब हिंदू राजाओं का राज था इंडिया में, तो हिंदू, फिर मुस्लिम, फिर ब्रिटिश, इस टाइप से उन्होंने इंडियन हिस्ट्री को डिवाइड किया। फिर बाद में एज अ सोसाइटी के हिसाब से पहले मिडिवल, इस तरह से डिवाइड किया गया इंडियन हिस्ट्री को। आप पॉज करके पढ़ सकते हैं, इतना इम्पोर्टेंट ये नहीं है। अब चलते हैं, नेक्स्ट चैप्टर है चैप्टर नंबर 2, किंग्स एंड किंगडम्स। Many new dynasty emerged after the 7th century. Map 1 shows the major ruling dynasties in different part of the subcontinent between the 7th and 12th centuries. नीचे फिगर में कुछ डायनेस्टी इमर्ज हो रहे थे, उनके बारे में बताया हुआ है। जैसे चाहमानाज चौहान डायनेस्टी, गुज्जर प्रतिहारा डायनेस्टी, चंदेला डायनेस्टी, परमार्स पाला, गंगा, कलिंगा, राष्ट्रकूटा डायनेस्टी, चोला, चेरा, पांड्या डायनेस्टी। The emergence of new dynasty. By the 7th century, here were big landlord and warrior chief in different region of the subcontinent. 7th century में बहुत बड़े बड़े जमींदार थे, चीफ वॉरियर थे। Existing king often acknowledge them as their subordinate और समानताज। जो किंग थे उन्हें सबॉर्डिनेट की तरह देखते थे, जिसे समानताज भी कहते थे। They were expected to bring gift for their king और ओवरलॉर्ड। उनसे समानताज से एक्सपेक्ट किया जाता था कि वो अपने किंग के लिए गिफ्ट लेके आए। Samantas gained power and wealth. They declared themselves to be Mahasamantas, Mahamandaleshwar,
the great lord of circle or region, and so on. Sometimes they asserted their independence from their overlord. समानता से और भी ज़्यादा पैसे जब उनके पास आने लगे, पावर आने लगी, तो वो महासमानता में कन्वर्ट हुए। कुछ महासमानता ऐसे होते थे जो अपने आप को ओवरलैंड किंग से अलग करके इंडिपेंडेंट हो जाते थे। इसी का एग्जाम्पल मिलता है राष्ट्रकूटास इन दक्कन। दक्कन में जो राष्ट्रकूटास थे उनका ये एग्जाम्पल है। पहले ये समानतास थे, ये सबऑर्डिनेट चालुक्य ऑफ कर्नाटका। इन द मिड 8th century, दंती दुर्ग अ राष्ट्रकूटा चीफ overthrew his Chalukya overlord and performed a ritual called Hiranyagarbha, literally the golden womb. When this ritual was performed with the help of Brahmanas, it was thought to lead to the rebirth and sacrifice as a क्षत्रिय। क्षत्रिय की उपाधि मिल सकती है अगर एक पूजा की जाए हिरण्यगर्भ। इसके द्वारा कोई भी ग्रुप ऑफ पीपल जो ब्राह्मण नहीं है, क्षत्रिय नहीं है, उन्हें क्षत्रिय की उपाधि मिल सकती है। इन अदर केस मेन फ्रॉम इंटरप्राइज फैमिलीज यूज देयर मिलिट्री स्किल टू कार्व आउट किंगडम। कितने लोग मिलिट्री स्किल का यूज़ करते थे? फॉर एग्ज़ाम्पल द कदम्बा मौर्य शर्मन एंड द गुज्जर प्रतिहारा हरिचंद्रा वेयर ब्राह्मणास। ये दो ब्राह्मण थे जिन्होंने रिचुअल करके क्षत्रिय की उपाधि ली, जो अभी इतिहास में कर्नाटका और राजस्थान के किंग थे। एडमिनिस्ट्रेशन इन द किंगडम। मेनी ऑफ दीज न्यू किंग अडॉप्ट हाई साउंडिंग टाइटल। जो न्यू किंग आते थे बहुत ही भारी भरकम अपनी टाइटल रखते थे। फॉर एग्ज़ाम्पल महाराजा अधिराज, ग्रेट किंग, ओवरलॉर्ड ऑफ किंग, त्रिभुवन चक्रवर्ती, ये बड़े बड़े टाइटल्स अपने आप को देते थे। इन ईच ऑफ दिस स्टेट रिसोर्स वेयर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द प्रोड्यूसर दैट इज़ पीजेंट, कैटल कीपर, आर्टिसन। इन सब द्वारा रिसोर्सों को यूज़ किया जाता था। बहुत सारे टैक्सेस के थ्रू रिसोर्सेस रेवेन्यू कलेक्ट किए जाते थे ताकि राजा अपने राज्य को चला सके। 400 टैक्सेस, लगभग 400 टर्म्स पे टैक्सेस लगाए जाते थे। फोर्स लेबर होते थे, लैंड रेवेन्यू होते थे। आप वीडियो पॉज करके अच्छे से नोट्स बना सकते हैं। दीज रिसोर्सेज वे आर यूज टू फाइनेंस द किंग इस्टेब्लिशमेंट। ये रिसोर्सेज का यूज़ किया जाता था किंग को इस्टेब्लिश करने के लिए, किंग को स्थापित करने के लिए, और टेम्पल और फोर्ट, किलाओं के निर्माण के लिए इन रिसोर्सेज का यूज़ किया जाता था। दे वेयर ऑल्सो यूज टू फाइट वॉर which were in turn expected to lead to the acquisition of wealth in the form of plunder। और वार के थ्रू भी प्लंडर किया जाता था, लूट की जाती थी। जैसे द फंक्शनरीज फॉर कलेक्टिंग रेवेन्यू वेयर जनरली रिक्रूटेड फ्रॉम इन्फ्लुएंशियल फैमिलीज एंड पोजीशन वेयर ऑफ्टन हेरिडिटरी। या तो फैमिली इन्फ्लुएंस करके ली जाती थी या तो हेरिडिटरी आती थी। प्रशस्ति एंड लैंड ग्रांट। प्रशस्ति में डिटेल्स दिए हुए होते हैं सब चीज़ों के, लेकिन ये पूरी तरह से सच नहीं है। यहाँ पे रूलर जो चाहते थे प्रशस्ति में वही लिखे जाते थे। एज कि रूलर किस टाइप के हैं, पावरफुल हैं, उनकी जीत कहाँ कहाँ हुई, वो सब लिखी जाती थी प्रशस्ति में। द अचीवमेंट ऑफ नागभट्टा। यहाँ पे नागभट्टे के अचीवमेंट के बारे में बताया हुआ है। इफ़ यू वांट देन पॉज द वीडियो, मेक अ शॉर्ट नोट्स। बहुत सारी इन्फॉर्मेशन हमें कॉपर प्लेट पे मिलती है। व्हाट वाज गिवन विद द लैंड। लैंड के साथ साथ बहुत ही फर्टाइल लैंड दिए जाते थे, और क्या क्या दिया जाता था यहाँ पे वो बताया हुआ है। अनयूजुअल फॉर 12th century was a long संस्कृत पोएम contain the history of king who ruled over कश्मीर। संस्कृत पोएम जो मिलते हैं बहुत सारे, वो कश्मीर के किंग के बारे में बताते हैं। वारफेयर फॉर वेल्थ। वेल्थ के लिए युद्ध का होना।
For centuries, ruler belonging to the Gujjar Pratihara Rashtrakuta Pala dynasty fought for control over कन्नौज। कन्नौज बहुत ही फेमस और प्रॉस्पेरस जगह थी जहाँ पे फार्मिंग बहुत अच्छी होती थी। कन्नौज के लिए तीनों ग्रुप में फ़ाइट होती थी, प्रतिहारा, राजपूत और पाला। इन्हें ट्रिपार्टाइट स्ट्रगल के नाम से भी जाना जाता है। रूलर ऑल्सो ट्राई टू डेमोन्स्ट्रेट देयर पावर एंड रिसोर्सेज बाई बिल्डिंग लार्ज टेम्पल। अपने रिसोर्सेज को दिखाने के लिए लार्ज मंदिरों को बनाते भी थे। 7th सेंचुरी के बाद जितने भी रूलर आते गए, शासक आते गए, उन्होंने अपने पावर को दिखाने के लिए, अपने पावर को और रिसोर्सेज को दिखाने के लिए बड़े बड़े मंदिर बनाए। उसमें पंडितों को मंदिरों में बहुत दान दिया गया। उस वजह से उस समय की मंदिरें बहुत अमीर हुआ करती थीं। One such ruler in Muhammad of Ghazni, Afghanistan, he raided the subcontinent 17 times. मोहम्मद गजनी जो अफ़गानिस्तान से थे, उन्होंने 17 बार इंडियन का सब कंटिनेंट को लूटा था। उनका टारगेट था रिलीजियस मोटिव। हिज टारगेट वीआर वेल्दी टेम्पल्स इंक्लूडिंग दैट ऑफ सोमनाथ। सोमनाथ को जो गुजरात में है, उसे मोहम्मद गौरी ने 17 टाइम्स लूटा था। क्यों? पैसे की वजह से, कि उस समय के जो टेम्पल से बहुत ही वेल्दी हुआ करते थे। अदर किंग हु इंगेज इन वारफेयर इंक्लूड द चहमनाज, later known as चौहान, who ruled over the region around दिल्ली एंड अजमेर। चौहान जो थे वो भी वॉरफेयर वाले लीडर थे जो दिल्ली और अजमेर में रहते थे, रूल किया। दे अटेम्प्ट टू एक्सपेंड देयर कंट्रोल टू द वेस्ट एंड द ईस्ट। उन्होंने अपना कंट्रोल वेस्ट से लेकर के ईस्ट तक स्थापित किया। देयर वेयर दे वेयर अपोज्ड बाय द चालुक्याज ऑफ गुजरात। गुजरात में चालुक्य ने चौहान को अपोज किया। फिर गहड़वाल ऑफ वेस्टर्न उत्तर प्रदेश से गहड़वाल ने उन्हें अपोज किया। द चौहान रूलर वॉज पृथ्वीराज III, who defeated Turk ruler named Sultan Muhammad Ghori in 1191, but lost to him the very next year, 1192। पृथ्वीराज चौहान वंश के बहुत ही प्रभावशाली और पावरफुल रूलर थे जिन्होंने मोहम्मद गोरी को हराया था। बाद में वो खुद भी डेथ हो गई उनकी। आ क्लोजर लुक द चोलास के बारे में यहाँ पे पढ़ना है कि चोलास कौन थे, कहाँ से आए। आ माइनर chiefly family known as the Muttarial held power in the Kaveri Delta. They were subordinate to the Pallava king of Kanchipuram. एक छोटी फैमिली थी मुतरियार में जो सबऑर्डिनेट थी पल्लवास किंग के। विजयाला who belongs to the ancient chiefly family of the Chola from Oriyur, captured the delta from the Maturya in the middle of the 9th century. He built the town of Tanjore and temple for goddess Nishumbhasadini there. चोला किंग द्वारा निशुम्भसुनी टेम्पल बनाई गई गॉडेस की। यादव, कलिंगा, चोला, चेरा, पांड्या। चोला किंग का उदय। द सक्सेसर ऑफ विजयालया conquered neighboring region and the kingdom grew in size and power. The Pandya and Pallava territories to the south and north were made part of this kingdom. चोला डायनेस्टी इतनी पावरफुल और सब किंगडम को जीत के अपने पास मिलाती जा रही थी और बहुत ही बड़ी साइज़ में हो गई। पांड्या और पल्लवा टेरिटरी को भी अपने में मिला लिया तो
जो चोला किंगडम थी बहुत बड़ी हो गई। राजा राजा वन कंसिडर द मोस्ट पावरफुल चोला रूलर। राजा राजा वन को मोस्ट पावरफुल चोला रूलर के नाम से जाता है। बिकम किंग इन 985 में and expand control over most of these area. He also reorganized the administration of the empire. Raja Raja's son Rajendra I continued his policies and even invade the Ganga Valley, Sri Lanka and countries of Southeast Asia, developing a navy for these expedition. राज चोला राजेंद्र चोला के चाइल्ड थे। उन्होंने साउथ ईस्ट एशिया में भी अपने एम्पायर को बढ़ाया। स्प्लेंडिड टेम्पल एंड ब्रोंज स्कल्पचर। द बिग टेम्पल ऑफ तंजौर एंड गंगा कोंड चोलापुरम built by Rajaraja and Rajendra are architectural and sculptural marvels. तंजौर और गंगा कोंडाई चोलापुरम बिल्ड किया गया था राजा एंड राजेंद्र चोला द्वारा। ये यूपीएससी में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ये है गंगाई कोंड चोलापुरम। Chola temple often became the nucleus of settlement which grew around them. जो चोला टेम्पल रहते थे वो एक केंद्र का काम करते थे, उसके आसपास ही सेटलमेंट होते थे लोगों के। दीज वेयर सेंटर ऑफ क्राफ्ट प्रोडक्शन के मेन सेंटर हुआ करते थे। एमोंग द क्राफ्ट एसोसिएशन विथ टेम्पल द मेकिंग ऑफ ब्रोंज इमेज। क्राफ्ट के साथ साथ ब्रोंज इमेज भी बनाई जाती थी। ये ब्रोंज इमेज बहुत ही खूबसूरती से बनाई गई है। एग्रीकल्चर और इरिगेशन मेनी ऑफ अचीवमेंट ऑफ द चोला वेयर मेड पॉसिबल थ्रू न्यू डेवलपमेंट इन एग्रीकल्चर। लुक एट map 2 again. Notice that the river Kaveri branch off into several small channels before emptying into the Bay of Bengal. These channels overflow frequently, depositing fertile soil on their bank. Water from the channel also provide the necessary moisture for agriculture, particularly the cultivation of rice. ये इम्पोर्टेंट कावेरी का एरिया था जहाँ पे बहुत ही उम्दा तरीके से फार्मिंग हो रही थी, खेती हो रही थी, जो उस राज्य के लिए हेल्पफुल थी। ऑल द एग्रीकल्चर हैड डेवलप अर्लियर इन अदर पार्ट ऑफ तमिलनाडु। इट वॉज ओनली फ्रॉम द 5th और 6th सेंचुरी दैट दिस एरिया वॉज ओपनड अप फॉर लार्ज स्केल कल्टिवेशन के लिए खुला गया। ये कैनाल है। द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एम्पायर। How was the administration organized? Settlement of peasant known as Ur. जो peasant की settlement थी उसे उर कहा था। Become prosperous with the spread of irrigation agriculture. Irrigation agriculture द्वारा वो area prosperous होने लगा। Group of such village formed larger unit called Nadu. उर बना, उर से नाडू आई। The village council and the Nadu performed several administrative functions including dispensing justice and collecting taxes. नाडू का काम था जस्टिस को प्रोवाइड करना और टैक्सेस को कलेक्ट करना। रिच पीजेंट एक्सरसाइज कंसिडरेबल कंट्रोल ओवर द अफेयर ऑफ द नाडू। जो रिच पीजेंट थे वो नाडू के अफेयर को कंट्रोल करते थे, उन्हें सुपरवाइज करते थे। चोला गवर्नमेंट द चोला किंग गेव सम रिच लैंड ओनर टाइटल लाइक मूवेन द वेलन और पीसेंट सर्विंग 3 किंग, जो 3 किंग को सर्व करते थे। अरेआर चीफ PTCR मार्कर ऑफ रिस्पेक्ट एंड entrusted them with important offices of state at the center. 5 टाइप ऑफ लैंड हुआ करते थे चोला किंगडम में। पहले टाइप जो नन ब्राह्मण पीजेंट को दिया जाता था, वेलान वागाई ब्रह्मदेया, लैंड गिफ्ट टू ब्राह्मण को जो लैंड दिया जाता था उसको ब्रह्मदेया। साला भोग, जो स्कूलों के लिए दिया जाता था जमीन। देवदान, जो टेम्पल बनाने के लिए दिया जाता था। पल्लीचानदम, लैंड डोनेटेड टू जैन इंस्टीट्यूशन को जो
लैंड जैन इंस्टीट्यूट को दिया जाता था, उसे पली छदनम कहते थे। यहाँ पे पॉज करके आप शब्दों की मीनिंग जान सकते हैं। इंस्क्रिप्शन एंड टैक्सेस, ये कुछ खास इम्पोर्टेंट नहीं है यूपीएससी के लिए। ये चैप्टर भी यहाँ पे ख़त्म हुआ। अब स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट चैप्टर। नेक्स्ट चैप्टर है चैप्टर नंबर 3, दिल्ली 12th to 15th century. In chapter 2 we saw that region like the Kaveri Delta become the center of large kingdom. Did you notice that there was no mention of kingdom with Delhi and its capital? इसके पहले जो हमने पढ़ाई किया उसमें साउथ इंडिया के बारे में बताए हुए थे, उनके किंगडम के बारे में बताए हुए थे, और अभी जो हम पढ़ेंगे वो दिल्ली सल्तनत के बारे में पढ़ेंगे। टेक अ लुक एट अ टेबल। दिल्ली फर्स्ट बिकम द कैपिटल ऑफ अ किंगडम अंडर द तोमर राजपूत who were defeated in the middle of the 12th century by the Chauhan. Also refers to the Chahamanas of Ajmer. It was under the Tomras and Chauhan that Delhi became an important commercial center. Many rich Jain merchants lived in the city, constructed several temples. Coin mentioned here, called Dehliwal, had a wide circulation. दिल्ली राजपूतों की वजह से और चौहान की वजह से बहुत ही प्रॉस्पेरस सेंटर बन गया कॉमर्शियली। यहाँ पे बहुत सारे अमीर जैन मर्चेंट भी रहते थे, इस वजह से दिल्ली सबके ध्यान में आने लगा। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ दिल्ली इनटू अ कैपिटल दैट कंट्रोल वास्ट एरिया ऑफ सब कॉन्टिनेंट started with the foundation of the Delhi Sultanate in the beginning of the 13th century. Take a look at table 1. अभी हम टेबल 1 में देखेंगे किस तरह से दिल्ली पे सबका ध्यान आकर्षित हुआ। टेक अ लुक इन द फिगर। फिरोजबाद, फिरोज शाह कोलता। दिल्ली, तुगलक, अब्दाली। ये है टेबल 1। टेबल 1, राजपूत डायनेस्टी, तोमराज, अर्ली 12th century 1165, अनंगा पाल 1130 1145, चौहान, पृथ्वीराज चौहान। इस तरह से शासकों की नाम आने लगे। उसके बाद अर्ली टर्किश रूलर, कुतुबुद्दीन ऐबक, शमसुद्दीन इल्तुतमिश, रजिया, गयासुद्दीन बलबन, ये सब दिल्ली शासकों के नाम हैं। उसके बाद आते हैं खिलजी डायनेस्टी, उसके बाद आती है तुगलक डायनेस्टी, फिर सैयद डायनेस्टी, लोधी डायनेस्टी। अंडरस्टैंडिंग दिल्ली अंडर द सल्तनत। सल्तनत के पॉइंट ऑफ व्यू से दिल्ली को अंडरस्टैंड करते हैं। हिस्टोरीज आर नोन एज तारीख, सिंगुलर रूप में तारीख बोलते हैं, प्लूरल रूप में इन पर्शियन लैंग्वेज तारीख मीन्स सिंगल, तारीख मीन्स प्लूरल। लैंग्वेज ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन अंडर द दिल्ली सल्तनत। द ऑथर ऑफ तारीख वेयर लर्नड मेन, secretaries, administrator, poet, and courtiers who both recounted event and advised ruler on governance, emphasizing the importance of just rule. यहाँ पे तारीख में बहुत सारी बातें बताई हुई हैं। ये प्री पॉइंट ऑफ व्यू से और मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से उतनी इंपॉर्टेंट नहीं, इसलिए मैं सब चीज़ों को स्किप करूँगी। इफ़ यू वांट देन पॉज द वीडियो, मेक अ शॉर्ट नोट्स। 1 point notes: The Circle of Justice. Firoz A. Mudabir wrote in the 13th century, a king cannot survive without soldier, and soldier cannot live without salary. Salary comes from the revenue collected from peasant, but peasant can pay revenue only when they are prosperous and happy. फारक ए मुदब्बिर ने कहा है कि किंग बिना सोल्जर के रह नहीं सकते, सोल्जर बिना सैलरी के नहीं रह सकते। सैलरी पीजेंट के द्वारा ही पे किया जाएगा, बट पीजेंट जब खुश और प्रॉस्पेरस रहेंगे तभी रेवेन्यू दे पाएंगे। ये इनके द्वारा कहा गया था। बर्थ राइट मीन्स होता है प्रिविलेज,
claimed on account of birth. For example, people believe that noble inherit their right to govern because they were born in certain family. Birthright मतलब जन्म सिद्ध अधिकार, कि जिस फैमिली में जन्म हुए हैं उसके अकॉर्डिंग हमारा बर्थ राइट है हमें शासन करने के लिए, हमारे पास कुछ स्पेशल राइट्स है. जेंडर distinction. Social and biological differences between women and men. Usually, these differences are used to argue that men are superior to women. Gender discrimination उस समय prevail हुए. Gender destruction. In 1236, Sultan Iltutmish' daughter Razia becomes Sultan. The chronicler of the age, Minhaj-us-Siraj, recognized that she was more able and qualified than all her brothers. मिंजा उस सिराज ने कहा कि रजिया सुल्तान बहुत ही ज़्यादा क्वालिफाइड हैं सभी भाइयों की तुलना में. बट ही वॉज नॉट कम्फर्टेबल एट हैविंग अ क्वीन एज अ रूलर. बट वो रजिया सुल्तान को क्वीन के रूप में एज अ रूलर नहीं देख पाए. उन्होंने कुछ बातें और भी बताई, जैसे मिनहाज उस सिराज थॉट दैट द क्वीन रूल वेंट अगेंस्ट द आइडियल सोशल ऑर्डर क्रिएटेड बाय गॉड. उनका मानना, मिनहाज उस सिराज का मानना था कि ये गॉड के नियम के खिलाफ है रजिया का शासन में आना. ये आप पॉज करके देख सकते हैं, इतनी बातें यूपीएससी पूछने वाली नहीं है. अ क्लोजर लुक एडमिनिस्ट्रेशन अंडर द खिलजी एंड तुगलक डायनेस्टी. The consolidation of a king as vast as the दिल्ली सल्तनत need reliable governor and administrator. इतने बड़े किंगडम को एक साथ रखने के लिए, इतने सारे वैरायटी वाले लोगों को एक साथ रखने के लिए प्रॉपर गवर्नर और एडमिनिस्ट्रेशन होना चाहिए. rather than appointing aristocrat and landed chieftain as governor, the early Delhi Sultanate, especially Iltutmish, special slave purchased for military services, आर्टिशन और लैंडेड चीफ मैन के अलावा जो गवर्नर होने चाहिए उसके लिए जो तुगलक और खिजली डायनेस्टी थे वे स्लेव को परचेस करते थे एज अ मिलिट्री सर्विस के लिए. उन्हें अपने बच्चों से भी ज़्यादा मिलिट्री पर भरोसा थी. बंदगन इन्हें पर्शियन में कहा जाता था. जो स्लेव मिलिट्री में आते थे उनको बंदगन कहा जाता था. स्लेव रेदर देन सन. उस समय मुस्लिम लोगों को लिए, जो मुस्लिम शासक आए उनके लिए स्लेव ज़्यादा इम्पोर्टेंट थे सन से. वे स्लेव पे ज़्यादा भरोसा करते थे रेदर देन सन. ये सब आपके काम की कोई है नहीं, ये थोड़ा सा आपको एज अ लुक लेना पड़ेगा कि हाँ अगर बाई चांस यूपीएससी इसमें से कोई क्वेश्चन पूछे तो आपका वो मिस आउट ना हो जाए. सुल्तान मोहम्मद तुगलक अपॉइंट अजीज़ खुमार अ वाइन डिस्टिलर, फिरोज हुसैन अ बार्बर. इस तरह से ऑफिसर्स को अपॉइंट किया गया उनके काम के अकॉर्डिंग. फिर टैक्सेस, खुम्स, जक़ात, जजिया. खुम्स लैंड पे लगाए गए, प्रॉपर्टी पे लगाए गए. जक़ात मुस्लिम पे लगाए गए. जजिया कर नॉन मुस्लिम लोगों पे लगाए गए. इफ़ यू वांट पॉज द वीडियो, मेक अ शॉर्ट नोट्स, ताकि आपको बार बार वीडियो देखनी ना पड़े और एक लाइन के नोट्स आप बनाते चले जाएं और अभी के अभी आप कुछ पॉइंट्स को याद करते चले जाएं. बाई चांस अगर यूपीएससी प्रीलिम्स में क्वेश्चन आए तो आप हैंडल कर पाएँ. देयर वेयर 3 टाइप ऑफ टैक्सेस. कल्टीवेशन टैक्स, खराज, जो 50% पीजेंट के ऊपर लगाए जाते थे, और फिर कैटल और हाउसेस के ऊपर लगाए जाते थे. यहाँ पे जजिया कर के बारे में भी बताया हुआ है. chieftain and their fortification. Ibn Battuta, 14th century, traveled from Morocco, Africa, explained that chieftain sometimes fortified themselves in mountains में अपने आप को fortify करते थे in rocky, uneven and rugged place, as well as the bamboo grove. In India, the bamboo is not hollow, it is big. Its several parts are so intertwined that even fire cannot affect them. इस तरह से फोर्टिफिकेशन, किलेबंदी की जाती थी. फिर
Mongol under Genghis Khan invade Transoxiana in northeast Iran in 1219 and Delhi Sultanate faced their onslaught soon after. Mongol attack on Delhi Sultanate increased during the reign of अलाउद्दीन खिलजी के समय में मंगोलों ने बहुत बार दिल्ली सल्तनत पे अटैक किया. अर्ली ईयर मोहम्मद तुगलक रूल्स. दिस फोर्स द टू रूलर to mobilize a large standing army in Delhi which pose a huge administrative challenge. इस वजह से इन्होंने लार्ज नंबर ऑफ आर्मीज़ को दिल्ली में खड़े किए ताकि वो दिल्ली को प्रोटेक्ट कर सके बाहर के लुटेरों से. द सल्तनत इन द 15 एंड 16 सेंचुरीज. 15-16 सेंचुरीज में सल्तनत तुगलक सैयद लोदी डायनेस्टी रूल्ड from Delhi, Agra until 1526. By then, Jaipur, Jaunpur, Bengal, Malwa, Gujarat, Rajasthan and the entire South India an independent ruler who established flourished state and prosperous capital. This was also the period which saw the emergence of new ruling group like Afghan and Rajput. इस समय अफगान राजपूत नामक रूलर भी emerge हुए. Some of the state established in this period were small but powerful and extremely well administered. इस समय कुछ स्मॉल और पावरफुल रूलर भी सामने आए जो जिनका एडमिनिस्ट्रेटिव बहुत ही स्ट्रॉन्ग था. शेर शाह सूर started his career as the manager of a small territory for his uncle in Bihar and eventually challenged and defeated the Mughal Emperor Humayun. Sher Shah captured Delhi and established his own dynasty. Although the Sur dynasty ruled for only 15 years, it introduced and administered that borrow element from Alauddin Khilji and made them more efficient. Sher Shah administration became the model followed by the great emperor Akbar. जो शेर शाह सूरी की एडमिनिस्ट्रेशन थी वो ग्रेट अकबर के द्वारा जो एम्परर और उनकी एडमिनिस्ट्रेशन थी उस स्ट्रक्चर को फॉलो की गई थी. तो ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म होती है. इसमें हमने एक के बाद एक दिल्ली सल्तनत किंग के बारे में पढ़ाई किया. अब नेक्स्ट चैप्टर पढ़ते हैं. नेक्स्ट चैप्टर है द मुगल 16 to 17 century. चैप्टर नंबर 4 आवर पास्ट. Ruling as large a territory as the Indian subcontinent with such a diversity of people and culture was an extremely difficult task for any ruler to accomplish in the Middle Age. बहुत बड़ी लेवल पे इंडियन के सब कंटिनेंट इतने बड़े क्षेत्र में इतनी वैरायटी ऑफ पीपल्स डाइवर्सिटी ऑफ पीपल के ऊपर राज करना बहुत चैलेंजिंग था. क्वाइट इन कॉन्ट्रास्ट टू their processor, the Mughal created the empire and accomplished what had hitherto seems possible for only short period of time. From the latter half of the 16th century, they expand their kingdom from Agra to Delhi. आगरा से दिल्ली तक इन्होंने अपने किंगडम को एक्सपेंड किया. They imposed a structure of administration and idea of governance that outlasted their rule, leaving a political legacy that succeeding ruler of the subcontinent could not ignore. Today, the Prime Minister of India addressed the nation of Independence Day from the ramparts of the Red Fort in Delhi, the residence of Mughal Emperor. जहाँ से प्राइम मिनिस्टर इंडिया के रेड फोर्ट से इंडिपेंडेंस डे के दिन झंडा फहराते हैं, पहले वहाँ पे मुग़ल एम्परर रहते थे. ये है लाल किला, रेड फोर्ट. हु वेयर मुग़ल. मुग़ल कौन थे. मुग़ल टू ग्रेट लीनिएज को बिलोंग करते थे. मदर साइड से वो गेजीज खान से रिलेटेड थे और मंगोल रूलर who ruled over parts of China and Central Asia. From their father side,
वो बिलोंग करते थे तैमूर डायनेस्टी से, रूल ऑफ ईरान, इराक, मॉडर्न डे टर्की। वे अपने आप को मंगोल ना करके तैमूर कहते थे, क्योंकि मंगोलों पे बहुत ही बड़ा मैसकर ऑफ इन मतलब बहुत सारे लोगों के हत्याकांड का आरोप लगा था। इसलिए उन्होंने अपने आप को तैमूर डायनेस्टी से फादर साइड से बिलोंग करने को कहा। मुगल मिलिट्री कैंपेन। बाबर, द फर्स्ट मुगल एम्पेयर 1526-1530, succeeded to the throne of Farghan in 1494. When he was only 12 years, he was forced to leave his ancestral throne due to the invasion of another Mongol group, the Uzbek. After year of wandering, he seized Kabul in 1504. In 1526, he defeated the Sultan of Delhi, Ibrahim Lodi, at Panipat and captured Delhi and Agra. 1526 में मुगल एम्पेरर बाबर ने दिल्ली सल्तनत इब्राहिम लोदी को पानीपत के युद्ध में हरा करके दिल्ली में कब्जा कर लिया। उसके बाद से मुगल शासन स्टार्ट होती है। मुगल ट्रेडिशन ऑफ सक्सेशन। मुगल डिड नॉट बिलीव इन द रूल ऑफ प्राइमोजेनिचर। वे विश्वास करते थे कि सिर्फ जो बड़े सन हैं, जो एल्डर सन हैं, उन्हीं को राजा नहीं बनाना है, इक्वली राजा बनाना है सबको। मुगल रिलेशन विथ अदर रूलर। मुगल रूलर campaigned constantly against ruler who refused to accept their authority. But as the Mughal became powerful, many other rulers also joined them voluntarily. जो उनसे हार जाते थे उनको वो ह्यूमिलिएट नहीं करते थे, और बहुत सारे राजपूत के साथ उन्होंने मैरिज वाली संधि कर ली, या तो दोस्ती से या हरा करके, नहीं तो मैरिज के थ्रू वो संधि कर लेते थे। इस तरह से उन्होंने अपने राजपाट को एक्सपेंड किया। फिर सिसोदिया राजपूत ऑफ मेवाड़ रिफ्यूज टू एक्सेप्ट मुगल अथॉरिटी फॉर अ लॉन्ग टाइम तक सिसोदिया राजपूत एक थे मेवाड़ के, उन्होंने मुगल के अथॉरिटी को एक्सेप्ट नहीं किया। फिर मुगल ने सिसोदिया राजपूत को हरा दिया, बट उन्होंने उन्हें ह्यूमिलिएट नहीं किया, उनसे संधि कर ली। मनसबदार एंड जागीरदार। मनसबदार एज ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि इसमें डिफरेंसेस पूछे जा सकते हैं, सिमिलैरिटीज पूछी जा सकती है प्री और मेंस में यूपीएससी के। एज द एम्पायर एक्सपेंड टू इनकम्पास डिफरेंट रीजन, द मुगल रिक्रूट डाइवर्स बॉडीज ऑफ पीपल। जब वो एक्सपेंड कर रहे थे अपने राज्य को, तो जो दूसरे राज्य को जीतते थे वहाँ पे बहुत सारे बॉडीज़ को इस्टेब्लिश करते थे। फ्रॉम अ स्मॉल न्यूक्लियस ऑफ टर्किश नोबेल दे एक्सपेंड टू न्यूक्लियर include Iranian, Indian, Muslim, Afghan, Rajput, Maratha and other group. Those who joined Mughal services were enrolled as मनसबदार। जो मुग़ल सर्विसेज को ज्वाइन करते थे, आज जैसे गवर्नमेंट जॉब को ज्वाइन किया जाता है, वैसे ही मुग़ल सर्विसेज को जो ज्वाइन करते थे, जो मुग़ल को सेवा देते थे, उनको मनसबदार कहते थे। द टर्म मनसबदार रेफर टू एन इंडिविजुअल हु होल्ड अ मनसब, एक रैंक। मनसब मतलब रैंक, जो एक रैंक को होल्ड करते थे। रैंक फिक्स होती थी, सैलरी फिक्स होती थी। मनसबदारों को एक मिलिट्री रिस्पॉन्सिबिलिटी होती थी जिसे उन्हें पूरा करना पड़ता था, और जो न्यूमेरिकल वैल्यू होते थे जिस पे सैलरी डिपेंड होती थी उसे जाट कहते थे। इस तरह से आप पॉज करके वीडियो नोट्स बना सकते हैं, बट इसमें ऐसा कुछ इम्पोर्टेंस नहीं है, शब्दों की मीनिंग समझनी बहुत ज़रूरी है। मनसबदार। जागीर which mean a long wait before they receive a jagir. These and other factors create a shortage in the number of jagir. जागीर मतलब लैंड दे देने। औरंगजेब ने by Aurangzeb reign this was no longer the case and the actual revenue collected was often less than the granted sums. औरंगजेब जितना उनके पास आती थी उसको वो उड़ा देते थे अयाशी में। जब्त एंड जमींदार। द मेन सोर्सेस ऑफ इनकम
Available to Mughal rule was tax on the produce of the peasantry. In most places, peasants paid taxes through the ruler elite, that is the headman or the local chiefman. The Mughals used one term jamindar to describe all intermediaries, where they were located headman of the village and powerful chieftain. जमींदार पीजेंट के हेड को कहा जाता था। पीजेंट अपने टैक्स जमींदार को देते थे, जमींदार उसे राजाओं को देते थे। बट अकबर रेवेन्यू मिनिस्टर तोदरमन कैरिड आउट अ केयरफुल सर्वे ऑफ क्रॉप यील्ड। ये कुछ खास नहीं है इसमें। With its own schedule of revenue rates for individual crops, this revenue system was known as Jap. It was prevalent in those areas where Mughal administration could survey the land and keep very careful account. This was not possible in provinces such as Gujarat and Bengal में ये possible नहीं थी। अकबरनामा एंड आइन अकबरी। अकबर ने अपने क्लोज फ्रेंड से कहा अबुल फजल से कि आप मेरे ऊपर कुछ लिखिए, राइट अ हिस्ट्री ऑफ हिज रेन, उसके इतिहास के बारे में लिखना है। तो अबुल फजल जो अकबर के क्लोज फ्रेंड थे, उन्होंने अकबरनामा लिखा जिसमें अकबर के रेन के बारे में बताया कि उनकी शासनकाल कैसे रही, पहले कैसे थी, उनके शासनकाल में कैसी थी, उसका रिजल्ट कैसे आया। तो ये नूर जहाँ इन्फ्लुएंस इन जहांगीर कोर्ट। नूर जहाँ जहांगीर कोर्ट को बहुत इन्फ्लुएंस करती थी। नूर जहाँ मैरिड एम्पायर जहांगीर 1611। जहांगीर न्यू जहाँ मेहरुनिसा को बहुत इम्पोर्टेंस देते थे। आफ्टर शादी मेहरुनिसा का नाम नूर जहाँ हो गया। ये इतना खास इम्पोर्टेंट नहीं है। सुलह ए कुल। जहांगीर अकबर सन्स डिस्क्राइब हिज फादर्स पॉलिसी ऑफ सुलह ए कुल इन फॉलोइंग वर्ड। इस पॉलिसी को ऐसे डिफाइन किया है एज इन द वाइड एक्सपेंस ऑफ द डिवाइन कंपैशन देयर इज़ रूम फॉर ऑल क्लासेस। यहाँ पे एक सब क्लास के लिए एक रूम रहते थे। एंड फॉलोअर्स ऑफ ऑल क्रीड, सबके बातों को सुना चाहता था, उसे सुल्क एक कुल कहा गया। मुग़ल एम्पायर इन द 17th सेंचुरी एंड आफ्टर। 17th सेंचुरी में कैसे थे? द एडमिनिस्ट्रेटिव एंड मिलिट्री इफिशियंसी ऑफ द मुग़ल एम्पायर लेड टू ग्रेट इकोनॉमी एंड कमर्शियल प्रॉस्पेरिटी। मुग़ल एम्पायर बहुत ही ज़्यादा मिलिट्री और एडमिनिस्ट्रेटिवली इफ़िशियंट थी और इकोनॉमिकली और कमर्शियली प्रॉस्पेरस थी, समृद्ध थी। इंटरनेशनल ट्रेवलर्स डिस्क्राइब इट एज द फेबल लैंड ऑफ द वेल्थ। उन्होंने जो ट्रेवलर्स आए उन्होंने इसे बताया कि धन से समृद्ध देश, धन से समृद्ध राज्य। बट दिस सेम विजिटर वीआर ऑल्सो appeal that the state of poverty that exists side by side with the greatest opulence। उन्होंने ये भी बताया कि वेल्थ बहुत होते हुए भी यहाँ पे पॉवर्टी साइड बाई साइड थी। द इनइक्वालिटीज़ वेयर ग्लैरिंग, इनइक्वालिटी आ चुकी थी समाज में। डॉक्यूमेंट फ्रॉम द 12th ईयर ऑफ शाहजहाँ रेन inform us that the highest ranking mansabdar were only 445 in number out of a total 8,000. This small number are mere 5.6% of the total number of mansabdar, receive 61% of total estimated revenue of the empire as salary for themselves and their troops। 8,000 लोगों में 445 नंबर ही मनसबदार में थे। इसका मतलब ही इनइक्वालिटी उस समय थी। Enormous wealth and resources commanded by Mughal elite made them as extremely powerful group of people in late 17th century। जो मनसबदार थे, बहुत सारे वेल्थ और रिसोर्सेज को कमांड करते थे एलिट, उन्होंने 17th सेंचुरी में बहुत पावरफुल हो गए। एज द अथॉरिटी ऑफ मुग़ल एम्पायर स्लोली डिक्लाइन, इस वजह से मुग़ल एम्पायर की जो अथॉरिटी है वो डिक्लाइन होने लगी। हिज सर्वेंट एमर्ज एज अ पावरफुल सेंटर्स ऑफ पावर इन द रीजन। उस एक पर्टिकुलर रीजन में उनके जो सर्वेंट थे वो पावरफुल होने लगे। दे कंस्टिट्यूट न्यू डायनेस्टी एंड हेल्ड द कमांड ऑफ प्रोविंस लाइक हैदराबाद अवध। वहाँ पे उन्होंने अपनी न्यू डायनेस्टी बनाई जैसे हैदराबाद और अवध में। ऑल्दो दे कंटिन्यू टू रिकॉग्नाइज द मुग़ल एम्पायर इन दिल्ली एज देयर मास्टर बाई द 18th सेंचुरी। द
province of the empire had consolidated their independence political identities। ये आपकी हो गई क्लास 7 की पार्ट 1 आवर पास्ट। आज के लिए ये वीडियो यहीं पे हम समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपको वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। अगर आपको पढ़ाई से यूपीएससी एग्ज़ाम से रिलेटेड कोई भी हेल्प चाहिए, पर्सनल मेंटरशिप चाहिए, बेसिक से एडवांस एजुकेशन चाहिए, तो आप हमसे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए नंबर से जुड़ सकते हैं। तो आप की तैयारी करते रहिए और ज़रूर एनसीईआरटी को ध्यान से पढ़िए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।